हेलो फोक्स, आपके हिसाब से एक इंसान का लाइफ में अल्टीमेट गोल क्या होता है? टू बी हैप्पी एंड मेक आवर लव्ड वंस हैप्पी। Are you agreed? Let us know in comment section. So today we will try to understand what is happiness. How different aspects affects our happiness, in terms of physical aspects like wealth, health and diet, in terms of social aspects like community and family, and in terms of religion, psychology, science. We will progressively discuss effects of these aspects on happiness and have a mutually agreeable conclusion about happiness. तो चलिए शुरू करते हैं. If you are new to my channel, subscribe it to never miss an update. मैं ऐसे दिलचस्प टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहता हूँ. कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, फिर साइंटिफिक डिस्कवरीज, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमारी सोसाइटी में कितना बड़ा बदलाव आया है. पहले आदिमानव केव्स में रहते थे एंड स्मॉल ग्रुप्स में शिकार करते थे. बट नाउ वी हैव सिटीज सो बिग दैट कैन होल्ड ऑल द पॉपुलेशन ऑफ ऑल आदिमानव इन जस्ट वन. We are living a life today that even the wealthiest families and kings of history could not have imagined. अतीत में सभी भूखमरी को पीछे छोड़ के हम आज लगभग वर्ल्ड के 8 बिलियन लोगों को खाना खिलाने में सक्षम हैं. हमारे पास फूड की अबंडेंस है विद अ वैरायटी ऑफ डिलिशियस स्पाइसेस. We collectively possess more wealth than the kings and emperors of ancient times could ever dream of. हमारे पास अब तक की सबसे बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं हैं, जिससे हम लंबे और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं. हमने चांद तक की यात्रा कर ली है. हमने फास्ट ट्रैवल के तरीके इवॉल्व किए हैं, लाइक ट्रेन, बस, एरोप्लेन. अब हम एक क्लिक में हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने लव्ड वन से बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं. With the help of internet, we can connect the world. In just few clicks, we have access to all the information, data and entertainment. But despite all these facilities and technological advancements, क्या हम उन unknown hunter-gatherers से ज्यादा खुश हैं, जिन्होंने 25,000 साल पहले अंबादेवी रॉक शेल्टर्स को पेंट किया था? या हम मोहनजो-दारो और हड़प्पा में रहने वाले लोगों से ज्यादा खुश हैं? अगर हम सच में खुश नहीं हैं, तो फिर इस रिसर्च, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, साइंटिफिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और उन तमाम प्रोडक्ट्स का क्या फायदा जो क्लेम करते हैं कि वो हमें खुश करेंगे? पहले हमें समझना होगा कि हैप्पीनेस क्या है. याद कीजिए जब आपने अपनी पहली बाइसिकल पाई थी, जब आपके कॉलेज क्रश ने आपको नोटिस किया था, या सीजन का पहला मैंगो खाया था. ये लिस्ट एंडलेस है. आई होप आप इसे महसूस कर सकते हैं. हैप्पीनेस को सब्जेक्टिव वेलबीइंग के रूप में रेफर किया जाता है, जिसका मतलब है कि ये एक फीलिंग है जिसे हम इंटरनली एक्सपीरियंस करते हैं. ये फीलिंग इमीडिएट प्लेजर या लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन विद लाइफ हो सकती है. बट हम एब्सोल्यूट हैप्पीनेस के परस्यूट को एक्सप्लोर करेंगे. तो साइकोलॉजिस्ट्स और बायोलॉजिस्ट्स ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें खुश क्या करता है. क्या ये मनी है, फैमिली है, जेनेटिक्स हैं या अच्छे क्वालिटीज हैं? इसे एवैल्यूएट करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हैप्पीनेस को मेजर कैसे किया जाता है. अगर ये फीलिंग हमारे अंदर है, तो इसे एक्सटर्नली मेजर कैसे करें? अक्सर हम नॉन वर्बल क्यूज के जरिए देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना खुश है, लेकिन एब्सोल्यूट एनालिटिकल डेटा प्रेजेंट करने के लिए हम लोगों से पूछते हैं कि वे कितने खुश हैं. साइकोलॉजिस्ट्स और बायोलॉजिस्ट्स क्वेश्चनर्स का उपयोग करते हैं और फिर आंसर्स को एवैल्यूएट करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग कितने खुश हैं. एक टिपिकल सब्जेक्टिव वेलबीइंग क्वेश्चनर में क्वेश्चंस शामिल हो सकते हैं जैसे आई गेट हैप्पीनेस फ्रॉम माई लाइफ, आई फील लाइफ इज रिवॉर्डिंग, आई फील ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर और लाइफ इज गुड, जिनके आंसर्स को एक स्केल पर रेट किया जाता है, यूजुअली 0 से 10 तक.
रिसर्चर्स फिर इन आंसर्स को जोड़कर एक जनरल लेवल ऑफ सब्जेक्टिव वेलबीइंग कैलकुलेट करते हैं। हैप्पीनेस के 3 फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन फिलहाल हम 2 पर विचार करेंगे। नंबर 1, वेल्थ। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा हैप्पीनेस, है ना? टू प्रूव इट, साइकोलॉजिस्ट्स अरेंज्ड एन एक्सपेरिमेंट in which people from different salary ranges were chosen to understand how someone's earning affects their happiness. But the results of the experiment were shocking. It showed a completely different picture. It showed that happiness increases with an increase in income. Quite obvious. But up to a certain limit. After a certain limit, it will not affect our happiness. For example, for a lower middle class person, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है, उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करने और उसकी कुछ कंफर्ट नीड्स को पूरा करने के लिए उसके पास ज्यादा पैसे होते हैं। And it also helps to accumulate an emergency fund. It creates a sense of security और उनकी खुशी बढ़ती है। But what if someone is a top executive in a good firm? He already has money to fulfill basic needs and a sense of security. If you increase his salary by 20% or maybe 50%, it will not affect his happiness proportionately. This point is called the income threshold or satiation point. It is observed that after reaching this point in terms of income, happiness does not increase proportionately. This point of income, that is the satiation point, may vary as per social standards, spending habits, and for different countries or even in different cities. We will not go into detail about it. Now, number 2 is health for happiness. Remember waking up having a fresh mood with all the energy to bring the best day out of it. You feel happy and can do surprisingly well that day, in terms of work efficiency, creative form, art, and whatnot. Now, remember waking up with a headache or fever. No energy for work or even to move. Can you feel it, what morning headache or fever took from you? Happiness, cheerfulness, and so your energy. So we can conclude, good health हमें energetic और active बनाता है। जब हम स्वस्थ होते हैं, तो हम daily activities को बिना थकावट के आसानी से कर सकते हैं। And after a productive day, who doesn't feel happy? So now let's move to more critical illness, like stage 3 cancer. You can feel how distressing it is for the person who is having it, and their family members too. It clearly took happiness from the family. Now take some non-degrading chronic illness, like diabetes. It may cause distress in the beginning, but after a few days, you can see the person as cheerful and happy as a normal person can be. So by this, we can conclude that illness, if not degrading, may take your happiness for a while, but after getting used to it, one can be as happy as they were before. आज की दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो रिच और हेल्दी होने के बावजूद लोनलीनेस और मीनिंगलेसनेस महसूस करते हैं। So only wealth cannot bring the happiness we are looking for. Now we are going to discuss the effect of family or community on happiness. Studies show, family और community का हमारे happiness पर wealth और health से ज़्यादा असर पड़ता है। जिन लोगों की families strong and supportive होती हैं, और जो supportive communities में रहते हैं, वे उन लोगों से ज़्यादा खुश रहते हैं जिनकी family में issues होती हैं, और जिन्होंने कभी किसी community का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की। For example, marriage, life का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। बार-बार की गई स्टडीज में पाया गया है, good marriages lead to a happy and satisfied life for both individuals. And bad marriages lead to a cursed and unhappy life. And this holds true irrespective of economic or even physical conditions of life. एक गरीब, बीमार व्यक्ति जो एक loving wife, devoted family और hospitable community से घिरा हुआ है, शायद एक लोनली बिलियनर से बेहतर महसूस कर सकता है, बशर्ते कि उसकी गरीबी बहुत ज्यादा ना हो और उसकी बीमारी डिजेनरेटिव या पेनफुल ना हो। As we discussed earlier, पिछले 100 सालों में हमारे लाइफ कंडीशंस बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन फैमिलीज और सोसाइटी टूट रहे हैं। अगर ऐसा है, तो आज का आम आदमी 1900 के जमाने के आदमी से ज्यादा खुश नहीं है। As we say we want our freedom, and we love our freedom, वो भी हमारे खिलाफ काम कर रही है। We can choose our husbands, wives, friends, and neighbors, but they can also choose to leave us as they are also free to choose. I hope कि आप भी उस व्यक्ति के न होने का दर्द महसूस कर सकते हैं, जिसके बिना आप नहीं रह सकते।
Nowadays, due to this, people hesitate to commit to a person or a relationship, avoiding getting emotionally involved. And this is making them more lonely from inside. Now let's move to the effect of psychology on happiness. बुद्ध accepted कि दुख और असंतोष मानव जीवन का हिस्सा है। ये दुख शारीरिक पीड़ा, भावनात्मक तनाव और जीवन की स्वाभाविक अस्थिरता से उत्पन्न होता है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण ग्रीड या डिजायर है। डिजायर ऑफ प्लेजर, डिजायर ऑफ फिजिकल वेल्थ और यहाँ तक कि डिजायर ऑफ एग्जिस्टेंस है। ये डिजायर अटैचमेंट की ओर ले जाती है और अल्टीमेटली सफरिंग की ओर। ग्रीड और अटैचमेंट्स को पार करके दुख को समाप्त किया जा सकता है। इस मुक्ति की स्थिति को निर्वाणा कहा जाता है। निर्वाणा एक गहरा आंतरिक शांति और पुनर्जन्म और दुख के चक्र से स्वतंत्रता है। But in the modern world, mass media including social media and the advertising industry, अनजाने में ही दुनिया के कंटेंटमेंट, संतोष के भंडार को खत्म कर रहे हैं। हम कॉन्स्टेंटली अनरियलिस्टिक पोर्ट्रेयल्स ऑफ सोसाइटी के एक्सपोजर में होते हैं, जिससे हमें अनअटेनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी और लाइफस्टाइल पर विश्वास होता है। अगर आप 5000 साल पहले एक छोटे से गांव में 18 साल के टीन थे, तो आप शायद खुद को सुंदर समझते, क्योंकि आपके गांव में सिर्फ 50 पुरुष थे और उनमें से ज्यादातर या तो बूढ़े, जख्मी और झुर्रीदार थे या फिर छोटे बच्चे थे। लेकिन अगर आप आज 3 हैं, तो आपके खुद को इनसिक्योर महसूस करने की संभावना बहुत ज्यादा है। भले ही स्कूल में दूसरे लड़के आपसे लेस अट्रैक्टिव हों, लेकिन आप खुद को उनसे नहीं बल्कि मूवी स्टार्स, एथलीटों और सुपरमॉडल्स से कंपेयर करते हैं। Do you ever realize spending more than the required money on things that you were not even required? Just because in an advertisement your favorite celebrity is endorsing it. Or some cool boy from your college is having it, so you need it. Not long after, you can see that celebrity is doing something else. So you are continuously distressed to match up with the standards. It makes you anxious and undermine your happiness. Sometimes you may not accept this fact. But look at yourself in the mirror. The dressing, the watch, shoes, perfume, and hairstyle. Everything is copied or inspired by these celebrities, जिन्हें आप पूरे दिन टेलीविजन, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बड़े-बड़े बिलबोर्ड पर देखते हैं। Now, move to our next aspect, happiness by science. वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी मानसिक और भावनात्मक दुनिया उन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज द्वारा संचालित होती है जो लाखों वर्षों के साथ इवॉल्व हुआ है। सोचिए, हमारी खुशी एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे हैंडसम सैलरी, न्यू होम या ड्रीमी रोमांटिक पार्टनर से नहीं जुड़ी होती, बल्कि यह एक सोफिस्टिकेटेड डांस ऑफ नर्व्स, न्यूरॉन्स, साइनैप्सेस एंड केमिकल सब्सटेंसेस लाइक सेरोटोनिन, डोपामीन एंड ऑक्सीटोसिन पर निर्भर करता है। सो हियर्स द रियल किकर, किसी की असली खुशी लॉटरी जीतने, बड़ा प्रमोशन पाने या सच्चे प्यार से नहीं आती, बल्कि ये सब कुछ हमारे शरीर के अंदर होने वाली फ्लीटिंग, ब्लिसफुल सेंसेशंस पर निर्भर करता है। जब कोई लॉटरी जीतने या नए रिश्ते के बाद खुशी से उछलता है, तो वह असल में नई परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि they're experiencing a rush of hormones and an electrifying flurry of brain activity. In essence, happiness is less about what's happening in the external world and more about the fireworks going off inside your brain and body. So the next time you are chasing happiness, remember, it's the internal sensations that truly matter. हमारी नर्वस सिस्टम हमें एवोल्यूशन के दौरान सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए डेवलप्ड हुई। एवोल्यूशन ने पुरुषों को आनंद की भावना को एक इनाम के रूप में दिया ताकि वे अपनी संतति बढ़ा सकें। सोचिए, अगर सेक्स का अनुभव इतना सुखद नहीं होता, तो शायद बहुत से पुरुष इसे करने की जहमत ही न उठाते। इस डोपामीन रश का गोल अपने आप में हैप्पीनेस नहीं था, बल्कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस के चांसेस को इंक्रीज करना था। इसलिए डोपामीन एक गोल ओरिएंटेड न्यूरोट्रांसमीटर है। एवोल्यूशन ने हमें एक डोपामीन ड्रिवन हैप्पीनेस थर्मोस्टैट के साथ एंडाउड किया,
जो हमें मोमेंटरीली खुश करता है जब हम गोल्स अचीव करते हैं। लेकिन इवेंचुअली हम इस फीलिंग के आदी हो जाते हैं और हमें फिर से महसूस करने के लिए एक नया गोल चाहिए। कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग हमेशा क्यों खुश रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए? वहीं कुछ लोग हमेशा एक दिक्कत ढूंढ ही लेते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या कुछ और? दरअसल हमारे दिमाग में एक अजीबोगरीब सिस्टम है जो हमारी खुशी को कंट्रोल करता है। We can compare it with an air conditioner analogy. Whatever the outside temperature is, with time, will automatically bring it down or up to that level. So इसे ही हम happiness thermostat कह सकते हैं। Thermostat is a kind of device that fixes the temperature. ये thermostat हर इंसान में अलग होता है। कुछ का थर्मोस्टेट थोड़ा ऊंचा सेट होता है, ये लोग ज्यादातर समय खुश रहते हैं। वहीं कुछ का थर्मोस्टेट नीचे होता है, उन्हें खुश रहना थोड़ा मुश्किल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थर्मोस्टेट कैसे काम करता है? ये हमारे दिमाग के केमिकल्स पर निर्भर करता है। ये केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं। जब हमें कुछ अच्छा होता है तो ये केमिकल्स बढ़ जाते हैं और हम खुश महसूस करते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। धीरे धीरे हमारा दिमाग वापस अपने नॉर्मल हैप्पीनेस लेवल पर आ जाता है। Can you also feel that we used to be more happy and cheerful in our younger age? जब आपने अपनी पहली बाइसिकल पाई थी, जब आपके कॉलेज क्रश ने आपको नोटिस किया था, या सीजन का पहला मैंगो खाया था, these were more fun and overwhelming. लेकिन अब क्या हुआ? हम इतने खुश क्यों नहीं होते? So with age, we have more experiences with life, and experiences serotonin spike multiple times, which make our body used to it, and the spike will not feel as high as it used to at younger age. So it's all about chemistry. इसलिए वो शादी, नौकरी या कार जो आप चाहते हैं, शायद आपको उतनी खुशी न दे जितनी आप सोचते हैं, क्योंकि आपका हैप्पीनेस थर्मोस्टेट फिर से अपनी जगह पर आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोशिश करना छोड़ देना चाहिए। छोटी छोटी खुशियां, सकारात्मक सोच और अपने आसपास के लोगों को खुश रखना हमारे थर्मोस्टेट को थोड़ा ऊपर उठाने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, खुशी एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नहीं। और इस जर्नी में आप अपना थर्मोस्टेट थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि आपकी जिंदगी में क्या कमी है, तो पहले अपने दिमाग के थर्मोस्टेट को चेक करें। हो सकता है आपको बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत हो। Nothing captures the biological argument better than the famous New Age slogan, "Happiness begins within." Money, social status, plastic surgery, beautiful houses, powerful positions, none of these will bring you happiness. Lasting happiness comes only from serotonin, dopamine and oxytocin. चूंकि हमारी जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, इन सुखद अनुभूतियों की मात्रा और अवधि को सीमित करती है। लोगों को लंबे समय तक अधिक खुशी अनुभव कराने का एकमात्र तरीका उनके जैव रसायन तंत्र को प्रभावित करना है। अगर आपके पास जीने का एक क्यों है, तो आप किसी भी कैसे को सहन कर सकते हैं। जैसे माता पिता के लिए उनके जीवन का उद्देश्य उनके बच्चे होते हैं। वे डायपर बदलने जैसे कार्य करते हैं जो दूसरों को अजीब लग सकता है, लेकिन वे खुशी खुशी इसे निभाते हैं। एक अध्ययन में दिखाया गया है कि जिन लोगों के जीवन में उद्देश्य की भावना होती है, वे अधिक खुश रहते हैं। वे अपने जीवन में अर्थ खोज लेते हैं। एक सार्थक जीवन कठिनाइयों के बीच भी बेहद संतोषजनक हो सकता है, जबकि अर्थहीन जीवन, चाहे कितना भी आरामदायक क्यों ना हो, एक कठिन संघर्ष बन जाता है। Stay curious. See you soon in another video.